अब तक आपने पढ़ा कि जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने छोटे भाई को बहुत बड़ी सारी नसीहतें दी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, शैतान का हाल बताया है, अपने क्लास की पढ़ाई का बड़ा भयंकर चित्र खींचा है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल एक क्लास पास कर लेने से नहीं कुछ होता है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए इंसान का, उस तरह से डेवलप होना चाहिए और चीज़ों को उस तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें एक तरह से वो डरा भी रहे हैं कि अगर तुमने बहुत लाइटली लिया तो आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अपने बारे में कहते हैं कि मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम्हें पूरी जिंदगी सी क्लास में पढ़े सड़ते रहना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबका किसी चीज को लर्न करने की सबकी पावर अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब अपना जो हाल है वो सोच करके और छोटे भाई को पर भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उसके साथ भी वैसा ही होगा। साथ में एक और सीख देते हैं, कहते हैं कि घमंड तो अच्छों का नहीं रहा, रावण का हाल और शैतान का हाल क्या क्या बता करके बताते हैं कि अभी तुम एक क्लास पास कर लेने पर जो घमंड कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो हो गया है, वो अगर रहा तो आगे चल करके फिर तुम्हारा बड़ा नुकसान होने वाला है, जैसे रावण का हुआ, जैसे शैतान का हुआ, ऐसे एग्जांपल लेकर। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। छोटा भाई पहले थोड़ी रेस्पेक्ट करता था, लेकिन एग्जाम हुआ, भाई साहब फेल हो गए, छोटा भाई अव्वल दर्जे से पास हुआ, तो थोड़ा सा वो ज्यादा फ्रीडम उसे ऐसा लगने लगा कि भाई साहब अब बोलेंगे नहीं, तो थोड़ा और वो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, ज्यादा टाइम खेल कूद को देने लगा। तब कह रहे हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फेल हो गया हूं तो इस बात को छोड़ो, मेरे दर्जे में आओगे। मेरे दर्जा ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना, दर्जा माने क्लास, ठीक है। तो मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांत समझते हैं ना, दांतों पसीना आना एक मुहावरा है। दांत से पसीना आना नामुमकिन जैसा है, काम है ना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, मतलब बड़ी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत होगी कि दांत से भी पसीना आने लगेगा। ठीक है, कैसे? जब अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों आपकी जानी हुई चीजें हैं, दोनों आपने पढ़ी हैं, है ना। इन दोनों, वैसे तो मैथ्स अपने आप में खुद ही बड़ा डरावना सब्जेक्ट है, लेकिन उस डरावने सब्जेक्ट में भी ये जो दोनों भाई हैं ये थोड़े ज्यादा ही डरावने हैं, है ना। अब ये ए और बी, एक्स वाई और जेड को लेकर के पता नहीं कितने हजारों फॉर्मूले बनते हैं, उन्हें याद करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में उनका प्रयोग करना बड़ी कठिन चीज है। वैसे ही ज्योमेट्री भी है, लाइंस और एंगल्स मिला करके इतनी तरह के चित्र खींचे जाते हैं कि आपकी क्लास के बच्चों के अनुकूल नहीं है वो। भाई साहब भी यही कहते हैं कि ये जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री है ये दोनों बड़े कठिन हैं, इनको पढ़ना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है, यानी बहुत कठिन काम है ना। अलजेब्रा में आप भी पढ़ते होंगे, आप तो 10th में तो अच्छा खासा लेवल होगा उसको, शुरुआती क्लासों में 6th में 7th में, हाँ, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, यही पढ़ के जिंदगी निकल जाती थी, ना समझ आता था। तो 10th तो कितने बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने होते होंगे। वैसे ही ज्योमेट्री है ना, कितने तरह के रूल्स आपको पढ़ने पड़ते होंगे। तो यहाँ छोटी क्लासेस में तो चल जाता है काम, लेकिन जैसे ही आप 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, तो कोर्स थोड़ा लेंदी हो जाता है और उसको समझना भी वैसे ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, उनके लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी बड़ा कठिन काम करना पड़ेगा उन्हें पढ़ने वाला। और क्या होगा? और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा। इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड, और हिस्ट्री केवल इंडिया की नहीं पढ़नी है, फिर विदेशों की भी हिस्ट्री पढ़नी होती है। आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, उसमें हमारे अतीत करके एक बुक होती है,
ज्यादातर आपको हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है। जब आप 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, तो फिर हो जाता है आपको विदेशी क्रांतियां पढ़ाई जाती हैं, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, और बाकी दुनिया का इतिहास पढ़ना होता है, कहाँ क्या हुआ था। तो इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एंड दैट इज नॉट अ वेरी सिंपल जॉब। मीन्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज नॉट वेरी इजी। कौन सा कांड, वैसे तो काम ही समझ लो, घटना यहां समझ लो। अलजेब्रा समझ गए ना, जिसमें ए बी की बात की जाती है। ज्योमेट्री जिसमें लाइंस की, एंगल की, है ना, की बात की जाती है। तो कौन सी घटना किस हेनरी के टाइम में हुई? हेनरी, आप ये इंग्लैंड के राजा हैं, और ये एक नहीं है। हेनरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ऐसे ही लुई नाम भी आपने सुना होगा, तो लुई फर्स्ट से लेकर के लुई 7th 8th, है ना। तो कह रहे हैं कि कौन सा कांड, कौन सी घटना किस हेनरी के टाइम में, जब हेनरी एक राजा हुआ, बाद में हेनरी 2 हुआ, हेनरी 3 हुआ। अब आपको याद है कि ये काम हेनरी के टाइम में हुआ है, लेकिन किस हेनरी के टाइम में हुआ ये नहीं याद है। तो जहां आपने हेनरी सातवां मतलब 7th, जैसे ही आपने हेनरी 7th की जगह हेनरी 8th लिख दिया, यू आर थिंकिंग दैट दिस इंसिडेंट was occurred in the period of Henry 7th, and it is in reality it is Henry 8th। आपने जहां 7वें की जगह 8वां लिखा, मतलब जहां भी आपने थोड़ी गलती की, सारे नंबर गायब। ठीक है, सिफर भी नहीं मिलेगा। सिफर माने 0। सिफर मतलब, ठीक है, 0 भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, 0 भी नहीं मिलेगा मतलब 0 तो मिलता ही है ना। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर कट जाएंगे तो आपको 0 भी नहीं मिलेगा। 0 नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कहने का मतलब कि एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने गलत लिख दिया तो। हो किस ख्याल में? कह रहे हैं कि किस ख्याल में हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। ऐसे ही दरअसल वे एक तरह से इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे याद किया जाए। दर्जनों, दर्जन मतलब, दर्जन क्या होता है? दर्जन मतलब होता है 12 चीजों का एक ग्रुप। ठीक है, 12 चीजों का एक ग्रुप, वो होता है दर्जन। 1 डॉजन, डॉजन समझते हैं ना। कह रहे हैं कि दर्जनों तो विलियम हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स। दर्जन मीन्स 12 यूनिट्स, 12 चीजें, है ना। और इसी तरह से होती है कोड़ी। कौड़ी नहीं है ये, दिस इज। अगर हम कह रहे हैं कि 1 डजन में मेनली बनाना वगैरह बिकता है ना, कुछ चीजें ग्रुप ऐसे करके। 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। 1 कोड़ी पेंसिल मीन्स 20 पेंसिल्स। ऐसे कहते हैं कि दर्जनों तो विलियम हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स हुए। ये विलियम और चार्ल्स जो हैं वे दर्जनों हुए हैं। दर्जनों जेम्स हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स, दर्जनों विलियम। मतलब ये विलियम और जेम्स और चार्ल्स ये थोक के भाव हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा हुए हैं। और उनके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, याद ही नहीं रह पाएगा। एक राजा हो तो याद भी कर लो, एक ही नाम के 10 हैं, कैसे याद होगा? आगे कहते हैं कि इनको याद करने में दिमाग चक्कर खाने लगता है, दिमाग घूमने लगता है। दिमाग घूमना मतलब चक्कर आना, पढ़ करके एकदम परेशान हो जाते हैं, दिमाग चक्कर खाने लगता है, सर दर्द हो जाता है। चक्कर खाना इज नॉट सर दर्द। चक्कर खाना जानते हैं? दिमाग का चक्कर खाना, ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है ना। तो आधी रोग हो जाता है। ठीक है, एक शब्द है
आंधी रोग। आंधी रोग हो जाना मतलब होता है कुछ समझ में न आना। ठीक है, ये भी एक मुहावरा है। मतलब ठीक है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे। अभागा, अभागा यानी अनलकी। ठीक है, भाग्य मतलब होता है लक, अभागा मतलब जिसका भाग्य ना हो, ना ठीक हो, यानी अनलकी। इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे। जुड़ना मतलब मिलना। इन अभागों को ये लोग इतने अनलकी थे कि इनको नाम भी नहीं मिलते थे, है ना। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लगाते जाते थे और नए नए नाम बना देते थे। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। उस टाइम में था नहीं, मैं अगर होता मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। उनको एक ही नाम के पीछे 2, 3, 4, 5 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री जो है वो खुदा ही बना, मतलब बस भगवान की रक्षा करे। पनाह, पनाह का मतलब होता है किसी की शरण में जाना। शरण का मतलब होता है किसी के शेल्टर में होना। ठीक है, तो और ज्योमेट्री तो इतनी कठिन है कि बस खुदा ही बना, मतलब बस भगवान ही हमें अपनी शरण में ले ले, भगवान के ही पास हम चले जाएं, इतनी कठिन है समझना उसको, इतना कठिन है। क्यों कठिन है? ज्योमेट्री में अगर आपने अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर क्या होंगे? सारे नंबर कट जाएंगे। कैसे? अब बात दोनों ही सही है, भाई साहब कैसे सही है ये भी बताते हैं। नॉर्मली वो क्या कह रहे हैं, कोई एंगल है ना, मान लो ये ABC है, तो उस एंगल का नाम होगा ABC। अभी जानते हैं ना, मिडिल वाला जो होता है वही एंगल होता है, बाकी लाइंस होती हैं। तो AB लाइन और BC लाइन, तो B कॉमन हो गया, उन्हें B जो है एंगल हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इसको ABC कह रहे हैं तो ठीक है, अगर हमने गलती से इसको ACB कह दिया तो गलत हो जाएगा, हमने गलती से BCA कह दिया तो गलत हो जाएगा। ये तो बात सही नहीं है भाई। कह रहे हैं कि कोई इन निर्दयी यानी पिटीलेस, है ना, जिसके अंदर पिटी ना हो, तो कह रहे कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से, मुमतहिन मतलब परीक्षक यानी एग्जामिनर, कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज में और अ ज ब में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं। कह रहे हैं कि दाल भात रोटी खाई, दाल समझते हो ना, दाल भात यानी राइस, कुक्ड राइस। दाल भात रोटी खाओ चाहे दाल रोटी भात खाओ, है ना, चाहे भात रोटी दाल खाओ, बात तो एक ही है। तो इतनी सी छोटी सी बात के लिए इस कह रहे हैं कि व्यर्थ की बात के लिए, व्यर्थ माने बेकार, व्यर्थ की बात के लिए, बेकार की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? खून करना मीन्स टू किल समवन। Because of this worthless thing, because of this useless thing, why you are like killing the students, है ना, इस तरह से नंबर काटना, इट इज लाइक किलिंग। ठीक है, सारी बात तो वही है, लेकिन इन परीक्षकों को क्या परवाह? दे आर नॉट इवन दे डोंट इवन केयर अबाउट दिस। इन परीक्षकों को क्या परवाह? परवाह मतलब चिंता, ठीक है, या केयर।
कह रहे कि इन परीक्षकों को क्या परवाह, इनको क्या चिंता है, वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, जितना किताब में लिखा है उनको वही चाहिए। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, एंड दे थिंक दे वांट दैट द स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट शुड मेमोराइज। लिखा हुआ है ना कि एक एक अक्षर रट लेना, याद कर लेना, मीन्स वन लेटर याद कर लेना, मीन्स परीक्षकों को ऐसा लगता है कि सब कुछ याद कर लें, जैसा किताब में है वैसा ही आंसर शीट में लिख लें। और इसी रटंत का नाम, रट जाना तो मेमोराइज कर लेना, इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। एंड वो कहते हैं कि यही एजुकेशन। भाई एजुकेशन रटने का, बस मेमोराइज करने का नाम थोड़ी है। एजुकेशन तो अंडरस्टैंडिंग का भी नाम होना चाहिए, समझने का। हमको बात समझ में आ रही है, बात खत्म। हम उसे कैसे लिख रहे हैं कैसे नहीं लिख रहे हैं ये मैटर ही नहीं होना चाहिए। अब ये बात ऐसा मत कहना कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाए और तुम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उसमें लिख दो और कहो कि भावनाओं को समझिए, तो हम नहीं समझेंगे, हम भी नहीं समझेंगे उस टाइम। कह रहे हैं कि इस रटने का नाम, इस बस मेमोराइज कर लेने का नाम उन्होंने एजुकेशन रखा है। भाई ये तो गलत है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? बेसिर पैर की बातें, बे मतलब बिना, प्रीफिक्स है उर्दू अरबी का। बे मतलब बिना, सिर पैर, जिसका न सिर हो न पैर हो, मतलब बेकार हो। जिस बात का कोई मतलब ही ना हो, जिसमें ना कोई सिर हो ना पैर हो, मतलब जिस बात का कोई मतलब ना हो, ऐसी बातों के पढ़ने से क्या फायदा? वी आर रीडिंग दोज थिंग्स ओनली विच आर नॉट एट ऑल यूजफुल। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। क्या होता है, कह रहे हैं कि ज्योमेट्री में क्या पढ़ाते, कहते हैं कि एक रेखा है, इस पर एक लंब खींच दो। लंब समझते हो, परपेंडिकुलर, है ना। कह रहे हैं कि इस रेखा पर एक लंब खींच दो। आप भी जानते हैं लंब खींचते हैं तो दो बराबर एंगल्स बनते हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो लाइन होगी, इस पर एक लंब खींच दो, तो दिस लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मींस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल। ठीक है, यहां कह रहे हैं कि इससे क्या प्रयोजन है ना, इससे क्या मतलब है ना, इसका क्या, इससे क्या फायदा। ठीक है, इससे क्या प्रयोजन। कह रहे हैं कि ये लंब इस पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ये लंब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे या 4 पार्ट्स में डिवाइड करे या डिवाइड ही ना करे, व्हाई वी आर केयरिंग अबाउट दैट। कह रहे हैं कि दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा रहे, 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स हो जाए या उसका हाफ हो जाए, मेरी बला से, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात करनी पड़ेगी। ठीक है, एक शब्द है खुराफात, इसका मतलब शरारत भी होता है या कोई बेकार की बात भी होती है। कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो ये सब खुराफात आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद किए आपको काम नहीं आपका चलेगा। फिर क्या कहते हैं, तो जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो ये कि हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ज्योमेट्री पढ़ना कितना मुश्किल है, उसमें क्या दिक्कत है। अब आ जाते हैं हिंदी पर। ठीक है, हिंदी की तो बात करनी पड़ेगी ना। कह रहे हैं, कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। आपसे बोल दिया गया है कि राइट एन एसे ऑन विच टॉपिक, द टॉपिक इज समय की पाबंदी। पाबंद होना मतलब पंक्चुअल होना। ठीक है, अपने टाइम पे आना, अपने टाइम से सारे काम करना, दैट इज पाबंद होना, पंक्चुअल होना। एक एसे लिखने के लिए कह दिया गया है कि पंक्चुअलिटी पे एक आपको एसे लिखना है। और कैसा,
जो 4 पन्नों से कम ना हो, 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। नाउ यू आर सिटिंग विथ having pen and paper, and now you just cry because you don't know how to write 4 pages on this topic, because this topic is very, like Bhai Sahab is saying that this topic is very short, only a few lines we can write, लेकिन you have to write 4 pages। आगे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है। कौन नहीं जानता मीन्स एवरीबडी नोज कि समय की पाबंदी, पंक्चुअल होना बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना। ठीक है, फिल्म लगी है लेकिन हम नहीं जाएंगे देखने, ये है संयम, है ना। वहां पर खेल हो रहा है लेकिन हमारा एग्जाम है तो हम खेलने नहीं जाएंगे, ये है संयम, ये है अपना खुद पर कंट्रोल। कह रहे हैं कि हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज दैट इफ यू विल बी पंक्चुअल देन आपके जीवन में संयम आ जाएगा, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगेगा। एवरीबडी विल स्टार्ट लाइकिंग यू। और क्या होगा? उसके कारोबार में उन्नति होती है। कारोबार मतलब बिजनेस। जो इंसान ऐसा करता है उसके बिजनेस में उन्नति होती है, प्रोग्रेस करता है। लेकिन इस जरा सी बात पर, जरा मतलब थोड़ी सी, छोटी सी, इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, जो बात हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं, उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है ना। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। हिमाकत एक शब्द आया है, हिमाकत का मतलब होता है मूर्खता। मूर्ख मतलब फुलिश, मूर्खता मतलब फुलिशनेस। मैं तो इसे मूर्खता कहता हूं। यह समय की किफायत नहीं, किफायत का मतलब होता है बचत, सेविंग। ठीक है, किफायत का मतलब होता है सेविंग। ये टाइम की सेविंग नहीं है, ये उसका दुरुपयोग है। ठीक है, शब्द है दुरुपयोग। ठीक है, दुर मतलब होता है, ये प्रीफिक्स से ये लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है बुरा। ठीक है, दुरुपयोग मतलब मिसयूज। ठीक है, ये तो टाइम का मिसयूज है, ये टाइम की बर्बादी है। ठीक है, कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। ठूसना मतलब फोर्सफुली फिल करना किसी चीज को, ये तो फालतू में बस भरना है। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना, आई वॉन्ट दैट इफ समबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग, चटपट कहे, उसको तुरंत अपनी बात कहनी चाहिए और अपनी राह ले और अपने रास्ते जाए, मीन्स अपना काम करे। इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग, से इन वेरी फ्यू वर्ड्स और आप अपना काम करिए। लेकिन यहां एकदम उल्टा है। यहां आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। रंगना मतलब होता है कलर करना, रंग मतलब कलर, रंगना मतलब कलर करना। यहां आपको 4 पेजेस कलर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कलर करना पड़ेगा मतलब क्या? लिखना, अब व्हाइट पेज है उस पर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो वो पेज काफी ब्लू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इस पेज को आपने उसको कलर कर दिया है, लेकिन ये तब यूज होता है जब आपके लिखने की कोई वैल्यू नहीं है। देन यू आर जस्ट कलरिंग, नॉट यू आर राइट, यू आर जस्ट कलरिंग, है ना। आप लिख नहीं रहे हैं, उसको पढ़ के समझने से कोई मतलब नहीं है, तब ये सेंटेंस यूज होता है। तो हमें 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, मतलब बस भरना है उसको, उससे फायदा नहीं है। चाहे जैसे लिखिए, जैसे आपका मन करे वैसे लिखिए, लेकिन आपको लिखना है। और पन्ना भी कैसा?
पन्ने पूरे फुल स्केप आकार, मतलब बड़ी साइज के पेज होंगे। कह रहे हैं कि ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये तो अत्याचार मतलब टॉर्चर। कह रहे हैं कि ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये छात्रों को एक तरह से टॉर्चर करना है। एग्जैक्ट टॉर्चर नहीं होता है, लेकिन एक तरह से छात्रों पर अत्याचार है, जुल्म है उन पर, उनसे फोर्सफुली कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है, और ये एक तरह से उनको टॉर्चर करना है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। तो कह रहे हैं कि अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। यू हैव टू राइट अ 4 पेज एसे एंड दे आर आस्किंग यू टू राइट इन शॉर्ट। संक्षेप मतलब शॉर्ट। तो संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, अगर छोटे में लिख रहे हैं तो 4 पेजेस हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। अगर उन्हें बड़े में लिखवाना होता, अच्छे से लिखवाना होता, तो दे विल आस्क यू टू राइट 100-200 पेजेस, बट दे आर आस्किंग यू टू राइट 4 पेजेस, दैट टू इन शॉर्ट। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्कुल उल्टी बात करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, 4 पेज लिखिए और शॉर्ट में लिखिए, है ना। आपको तेजी से दौड़ना है और धीरे धीरे भी दौड़ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उल्टी बात है ये तो। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, एक छोटा बच्चा भी इतनी बात समझ सकता है कि ये बात गलत है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। तमीज का मतलब मैनर होता है। इन टीचर्स को इतना भी मैनर नहीं है कि ये इस बात को समझ जाएं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। दावा का मतलब होता है क्लेम करना, ठीक है। उस पर ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं, क्लेम करने का मतलब यहाँ क्लेम करने जैसा नहीं, ऊपर से ये दावा है, ऊपर से ये लोग कहते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला। लाला छोटे बच्चे को भी कह देते हैं, और वो छोटा भाई चुकी है इसलिए कह रहे हैं मेरे दर्जे में आओगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मतलब मेहनत करना। फिर से एक नया मुहावरा। पापड़ समझते हो ना, खाएंगे नहीं खाएंगे कभी। तो पापड़ जो है वो बेलना मुश्किल काम है, एक साइज का, एक शेप का, है ना, एक मोटाई का, उसको ऐसा बेलना बहुत मुश्किल काम है। मतलब पापड़ बेलना मतलब मुश्किल काम। और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। भाई कहीं पापड़ आ रहा, कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल, है, पूरा मेस का मेन्यू डिसाइड हो जा रहा है यहाँ पर। आटे दाल का भाव मालूम होना भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि दुनियादारी की समझ आ जाना, मीन्स आउटर वर्ल्ड के बारे में जान जाना। बड़े भाई का हमेशा ये कहना रहा है कि बुकिश नॉलेज जरूरी नहीं है, आपको आउटर वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब यहाँ आओगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, तब तुम्हें दुनिया के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। अभी तुम क्लासेस पास कर ले रहे हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। यू आर नाउ फर्स्ट पोजीशन यू हैव गॉट इन योर क्लास, दैट्स वाई जमीन पर पाँव नहीं रखते, ठीक है। जमीन पर पाँव रखना ये भी एक मुहावरा है। जमीन पर पाँव न रखना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा खुशी में उड़ने लगना, है ना। उड़ना भी एक, कई बार मैंने ये भी आपको बताया, एक जगह आया हुआ था तो मैंने आपको बोला, कह रहे हैं कोई पाम बोलचाल में कहते हैं उड़ रहे हैं। उड़ रहे का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है। इसलिए मेरा कहना मानिए, वॉट एवर आई एम सेइंग यू जस्ट लिसन। लाख फेल हो गया। लाख का मतलब तो 1 लाख ही होता है, लेकिन यहां पर वैसे मतलब नहीं निकालेंगे। लाख फेल हो गए, इवन आई एम फेल, मैं फेल हो गया हूं, इवन आफ्टर दैट, इस तरह से इसका सेंस निकालते हैं। लाख फेल हो गया हूं, मैं फेल हो गया हूं, छोड़ो उस बात को, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं, आई एम सीनियर।
संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। आई हैव मच मोर एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू यू। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए। वॉट एवर आई एम सेइंग, गिरह मतलब होता है गांठ। गांठ बांध लेना मतलब किसी चीज को याद रख लेना, है ना। गांठ बांधने का ये भी कहते थे जब कोई व्यक्ति कहीं जिससे बाहर जा रहा है, उसे कोई काम है और वो अपना काम भूल जा रहा है, तो वो एक धागा लेकर के उंगली में अपनी फिंगर में एक नॉट लगा लेगा, गांठ लगा लेगा। तो फिर बाद में जा रहा है मान लो और वो बात उसको भूल गई, लेकिन अचानक जब हाथ देखेगा तो दैट थिंग ही विल रिमेंबर कि ये काम मुझे करना है ना। अब यही आदमी भूल जाए कि मैंने गांठ लगाई क्यों थी, तब तो बात अलग है ना। तब तो वो गांठ बांधना बेकार हो गया। तो इस बात को गांठ बांध लो मतलब अच्छे से समझ लो, याद कर लो। नहीं पछताइएगा, नहीं पछताइएगा, नहीं तो पछताइएगा मीन्स इफ यू विल नॉट लिसन टू मी देन यू विल रेपेंट। पछताना, स्कूल का समय निकट था, मतलब सुबह से लेक्चर दे रहे थे, स्कूल का टाइम हो गया था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब खत्म होती। माला मतलब चेन समझ लो। ये जो उपदेश, ये जो प्रीचिंग की चेन है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, ये जो चेन चल रही थी पता नहीं अगर मान लो उस दिन छुट्टी होती तो पूरे दिन लेक्चर सुनना पड़ता, पूरे दिन ये प्रीचिंग सुननी पड़ती। लेकिन ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब स्कूल का टाइम आ गया था, जल्दी से वो बात उनकी खत्म हुई। खाना खाने बैठा स्कूल जाने से पहले, भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। संस्कृत का उपसर्ग है, निह मतलब होता है विदाउट या बिना, निस्वाद मतलब विदाउट, स्वाद मतलब टेस्ट, तो निस्वाद मतलब विदाउट टेस्ट, यानी कह रहे हैं कि जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है, तिरस्कार मतलब होता है अपमान, इंसल्ट, ठीक है। तिरस्कार मीन्स अपमान या इंसल्ट। तो जब इतना तिरस्कार हो रहा है मेरे पास होने पर, तो अगर मैं फेल होता तो क्या होता। फेल होने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए, मुझे मार दिया जाए, शायद मार नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब मेरे पास होने पर इतनी इंसल्ट मेरी की जा रही है, तो अगर मैं फेल हो जाता तो शायद मुझे मार ही देते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, भयंकर मतलब डरावना, भयंकर मतलब डरावना, डरा देने वाला, जो डराने वाला चित्र खींचा था, जैसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था मुझे, उसने मुझे भयभीत कर दिया। डरावनी चीज दिखाएंगे तो क्या होगा, भयभीत, भयभीत मतलब डरा हुआ, ठीक है, फियरफुल। तो मैं डर गया, स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। ताज्जुब मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य मतलब होता है सरप्राइज। बड़े सरप्राइज की बात है कि मैं स्कूल छोड़कर नहीं भागा, इतनी इंसल्ट में स्कूल छोड़कर मैं भाग जाता, घर भाग जाता, लेकिन मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं गया, यही बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन इतनी इंसल्ट करने के बाद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि, और लगने पर सामान्यतः प्रीफिक्स है, ये लगने पर शब्दों के अर्थ ऑपोजिट हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है ना। रुचि, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, अरुचि मतलब इंटरेस्ट का न होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पुस्तकों में मेरी अरुचि, मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट ज्यों का त्यों रहा, मतलब एज इट इज रहा, ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था, कोई भी चांस मिलता खेलने कूदने का तो मैं उसको हाथ से नहीं जाने देता था, मतलब मैं मिस
नहीं करता था। ठीक है, पढ़ता भी था, पढ़ाई करता था मैं, लेकिन बहुत कम, केवल इतना ही कि रोज का टास्क पूरा हो जाए, जो जितना होमवर्क जितना दिया हुआ है, टास्क मैंने काम, जितना काम दिया हुआ है वो काम पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। जलील मतलब भी होता है अपमानित, मतलब इंसल्ट, अपमान ना इंसल्ट, अपमानित मतलब इंसल्टेड। दर्जे में जलील ना होना पड़े मतलब मुझे अपनी क्लास में मेरी इंसल्ट ना हो, वहां पे टीचर्स मुझे डांटे फटकारे ना, इसलिए वह जितना काम जरूरी था उतना कर लेता था और बाकी छोड़ देता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, विश्वास मतलब बिलीव, मुझे अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, जो सेल्फ बिलीफ आई थी मुझे अपने अंदर कि मैं कुछ कर सकता हूं आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, वह फिर लुप्त हो गया, इट डिसअपियर्ड। जो सेल्फ बिलीफ मेरे अंदर आई थी, दैट अगेन इट वॉज डिसअपियर्ड, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। और फिर मेरी जिंदगी कैसी हो गई, चोर जैसी। जैसे पहले ना धीरे से कमरे में आना, चुपके से बैठ जाना, भाई साहब की नजर बचा के सारे काम कर लेना, फिर मेरा काम ऐसे ही शुरू हो गया। अब आगे क्या होगा, क्या छोटा भाई पढ़ पाएगा अच्छे से, क्या बड़े भाई डांटना उसे बंद कर देंगे, अगले एग्जाम में क्या होगा, अगले एग्जाम में भाई साहब पास होंगे या फेल होंगे, छोटा भाई क्या रिजल्ट लाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।